हवाओं से बातें करने वाले क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली, मार्गदर्शन करने वाली और सबसे अहम बात प्रबंधन करने वाली महिला, इंदौर देवी अहिल्या एयरपोर्ट की अथॉरिटी, यहाँ की डायरेक्टर आरिमा सान्याल जी आज हमारे साथ है। शख्सियत दिल से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं आरिमा सान्याल जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज़ के इस खास शो में। आप सबको नमस्कार, सबको मेरा नमस्कार। हर हफ्ते हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जो अपने क्षेत्र में कुछ अलग हटकर काम करते हैं। इस बार हमारी खास मेहमान है आरिमा जी और हम जानेंगे कि इंदौर आने के बाद इन्होंने देवी अहिल्या एयरपोर्ट को जिस तरह से एक ऊंचाइयों तक पहुंचाया और जिस तरह से यहाँ पर उन्होंने सबको अपना बना लिया और इंदौर ने उनको अपना बना लिया, तो कैसे ये संभव हो पाया और इनकी व्यक्तिगत जिंदगी से जुड़ी कुछ छोटी छोटी बातें जो ये सामाजिक क्षेत्र में इतनी सक्रिय है, अपने क्षेत्र में तो सक्रिय है ही, तो इन्हीं से जानेंगे, इन्हीं की जुबानी अपनी खुद की कहानी। आरिमा जी, आपने एक क्षेत्र चुना और मैं आपको सबसे पहली बात एक और बता दूं, इस क्षेत्र को बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण माना जाता है, लेकिन मैडम की सोच है कि चुनौतियों में ही अवसर है। तो चुनौतियों को इन्होंने अवसर में कैसे बदला और इस उड़ने वाले क्षेत्र में इन्होंने कैसे कदम रखा, बताइए। ये आपने बहुत सटीक पूछा। ज़िंदगी एक सफ़र है और उस सफ़र को सुहाना बनाने के लिए अक्सर जो है हम अवसर को ढूंढते, लेकिन अवसर हमारे पास ही है, हमारे समीप है। उस अवसर को अवसर बनाने के लिए हमको देखने की दृष्टि चाहिए और जब दृष्टि हो और प्रयास हो तो गंतव्य जो है खुल जाती है। वो प्रयास ही क्या है जिसका गंतव्य नहीं हो, और वो गंतव्य क्या है जिसका प्रयास नहीं हो। तो दोनों तारतम्य में चलते हैं। मेरे जीवन में भी कुछ ऐसे ही हुआ जी कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा स्पेशलाइजेशन था, फिज़िक्स में पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। और मैं राजस्थान महाविद्यालय यूनिवर्सिटी से, जयपुर से उत्तीर्ण होने के बाद सिविल सर्विसेज के एग्ज़ामिनेशन का लिया था। उसमें मैं प्रीलिम्स में पास भी कर लिए थे और ये एक एडवर्टाइजमेंट आया था तब अपना रोजगार समाचार में, फॉर ए ब्रिलियंट टेक ऑफ इन योर कैरियर। तो वो मुझे बहुत मेरा दिल को छुआ। एक जहाज़ का फ़ोटो था और एक जहाज़ उड़ रहे जी। यहाँ पर शुरू हो रही एक ब्रिलियंट टेक ऑफ की कहानी की कहाँ से ये उड़ने का सफ़र शुरू हुआ? तो उसको हमने उस परीक्षा में भाग लिए थे और भाग लेने के बाद जब इंटरव्यू तक पहुँचे तो मुझे पूछा गया था कि आपको हम क्यों चुने, आप तो थोड़े दिन बाद नौकरी छोड़ के चली जाएंगी। और एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर को बनाने के लिए 2-2.5 लाख उन ज़मानों में, मैं 1989 की बात कर रही हूँ, लागत भारत सरकार का होता है। तो उतना ख़राब हो जाएगा क्योंकि आप शादी करके तो चले जाएंगे। तो मैंने पूछा ये आप कैसे बोल सकते हो? बोले आपसे पहले 1-2 महिला जो थी सब छोड़ के चली गई, तो आपको हम क्यों ले? तो मैंने जवाब में बोला था कि आप ये प्रश्न पुरुष को भी पूछते हैं क्या? क्योंकि पुरुष भी तो छोड़ के कई बार एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी में जाते हैं, सर्विस छोड़ते, सेवा छोड़ते। तो ये मैं ये मानती हूँ कि ये नहीं कि ये शायद हमको देखने के लिए कि आप कितनी डटे हुए हो, कितना चुनौती को स्वीकार कर सकते हो। तो मैं फिर उस सेवा में मैं आ चुकी थी और वो जो उड़ान हमने भरा, क्योंकि मेरे पहले जो भी महिला एयर ट्रैफिक कंट्रोलर थे वो छोड़ के चले गए। मेरे साथ एक और लड़की थी, उनका नाम परिधि थी, जो मेरे बैचमेट थी। हम कोर्स नंबर 12 में मैं 1989 में ज्वाइन किए थे दिसंबर में, वो भी छोड़ के चली गई। तो मैं जब इस तरह से मैं प्रथम रह गई और उसके बाद बहुत सारे महिलाएं ज्वाइन किया और आज तो बहुत सारे महिलाएं इस एयरपोर्ट में भी महिला एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है। जी, यहाँ हमने जाना एयर ट्रैफिक कंट्रोलर मैडम कैसे बनी, लेकिन अब हम थोड़ा सा और पीछे जाना चाहेंगे, बचपन की यादों में कुछ जाना चाहेंगे। अक्सर लोगों की सोच होती है कि अगर कोई ऑफिसर बना है
तो उन्हें परिवार में भी बिल्कुल वैसा ही माहौल मिला होगा, बहुत संपन्न परिवार में जन्म हुआ होगा और सब कुछ सुख सुविधाएं मिली होंगी, कोई संघर्ष नहीं होगा। लेकिन आपके जीवन में क्या था? क्या आपने भी संघर्ष को पार करके आप यहाँ तक पहुँची या सब कुछ बहुत आसानी से मिल गया? देखिए, संघर्ष कुछ किसी चीज़ को प्राप्ति करने के लिए मैं मानती हूँ संघर्ष होना ज़रूरी नहीं है। किसी मुकाम को हासिल करने के लिए सबसे पहले, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, प्रयास का आवश्यकता है। तो मैं जिस परिवार में जन्मी थी, मेरा पिताजी इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में काम करते थे, मेरा माताजी होम मेकर थी, लेकिन वो एक ट्राई मंथली मैगज़ीन, बंगाली मैगज़ीन, उसका एडिटर थी और वो 3 माह में एक बार छपते थे। वो रजिस्टर्ड मैगज़ीन होते थे और उस मैगज़ीन का नाम जीवन दीपना था। और मुझे याद है, क्योंकि हमारे घर पे एक बहुत साहित्यिक माहौल हुआ करता था। इतवार को मुझे याद है मेरा पिताजी माताजी आपस में कविता लिख करके संवाद करते थे एक दूसरे से, और घर पे भी जो मेहमान आते थे वो भी कविता लिखने लग जाते थे। और कभी हमारे घर पे पेंटिंग होते थे तो सब लोग मिलके पेंटिंग करते थे, कभी कोई खेल कूद होता तो सब लोग मिलके खेल कूद करते थे। तो ऐसे माहौल में, एक बहुत ही सांस्कृतिक माहौल में मैं बड़ी हुई। शिलोंग शहर में मेरा बचपन कटा। प्ले स्कूल पिताजी जब लंदन में पोस्टेड थे, वहाँ प्ले स्कूल मैंने लंदन में किए थे। और आगे चलते हुए पिताजी के साथ साथ जो है कॉलेज, यूनिवर्सिटी से विभिन्न राज्यों में मैंने बिताया। जहाँ तक आपने संघर्ष की बात किया, मैंने जीवन में किसी चीज़ को संघर्ष अभी तक नहीं माना। मैं हमेशा ये मानती हूँ सब कुछ एक अवसर है, सभी कुछ अवसर है, कुछ भी संघर्ष पर नहीं। फिर से बात अवसर की आ गई कि संघर्ष को भी हम अवसर मान सकते हैं, चुनौतियों को भी अवसर मान सकते हैं। और आज जो शख्सियत हमारे बीच में बैठी है, उन्होंने हर चुनौती को अवसर में भुनाया, इसीलिए आज वो हमारे सामने है। इंदौर के एयरपोर्ट की सबसे मुख्य अथॉरिटी प्रबंधक के रूप में हमारे सामने बैठी है। अब यहाँ बात हुई है इंदौर की, तो आपको 3 साल हो गए इंदौर में पोस्टेड हुए, तो कैसा आपका संबंध रहा इंदौर से? क्योंकि अक्सर लोगों की ज़ुबान पर आपका नाम रहता है, हर जगह कोई साहित्यिक कार्यक्रम हो, कोई प्रशासनिक कार्यक्रम हो तो आपकी चर्चा होती है और आपकी उपस्थिति भी उसमें रहती है। तो कितनी जल्दी आपने अपना बना लिया इंदौर को? मैं जब यहाँ पदस्थापित हुई थी, ये विमानतल उस वर्ष से, उसी तारीख से, बल्कि क्योंकि नियम अनुसार 15 लाख जब यात्री का प्रचालन पार हो जाता है तो विमानतल का स्तर जो है ऊंचा कर दिया जाता है। तो मेरे पहले जो लोग यहाँ पे तैनात थे वो लोग जॉइंट जनरल मैनेजर लेवल का थे, संयुक्त महाप्रबंधक लेवल का। मेरे साथ साथ उन्होंने इसको महाप्रबंधक लेवल का कर दिया और मुझे यहाँ पे पोस्टिंग में इन्होंने भेज दिया। तो मुझे शुरू में सबने बड़े संवेदना किया, अरे आप इंदौर जा रहे हो, वहाँ जो है बहुत ज़्यादा शिकायत आते हैं और आपको बहुत कठिनाई आएगी। तो मुझे अभी भी याद है कि ये सब जो बातें मुझे बोल रहे थे, मैंने एक कान से सुना, दूसरी कान से निकाल दिया, क्योंकि मेरे मन में बड़े उत्साह था। और क्या होता है जब आप एक खुला मन से आते हो ना, उत्साहित होते, जो भी शिकायत तो ज़रूर आई, शुरू में बहुत शिकायत आई, खास करके कार पार्किंग को लेकर, लेकिन मैंने कभी उसको नकारात्मकता के साथ नहीं देखा। जो शिकायत करता है मैंने उसको भी मेरे टीम में शामिल कर लिया, ये मानते हुए कि ये पॉइंट भी हमको एड्रेस करना चाहिए और कैसे करें। तो होता क्या है, जब आप सब मुट्ठी जब आप एक साथ करते हो ना तो उसमें बल होता है। तो मेरा प्रयास था कि मेरा उत्तरदायित्व के हिसाब से इस शहर में हमारे विकास में विमानतल भी भाग ले, विमानतल में सुविधाएं भी बढ़े, और उसमें समस्त शहर ने मेरा योगदान किया, जिसके लिए मैं शहरवासी को आभार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और धीरे धीरे पता ही नहीं चला, वो सब मेरे अपने बन गए और मैं उनके अपने बन गई। जी, इंदौर की सबसे खास बात आपको क्या लगती है? अपनापन और मौलिकता, उत्कृष्टता। उसके ऊपर मैंने कई कविता लिखा और मेरा कविता की किताब मैं जल्द प्रकाशित करूँगी तो आप लोगों को पता लगेगा। इंदौर ने मुझे ये भी प्रोत्साहन दिया कि मेरे दिल से, मैं एक बांग्ला भाषियों के हिंदी में मैंने कविता लिख डाला
वो भी इंदौर की जनता के ऊपर। जी, बहुत खूब। हम बहुत जल्दी वो कविता पढ़ना और सुनना चाहेंगे जो इंदौर के लोगों के लिए लिखी गई है। अब हमने जैसे अभी बात की कि मैडम के घर में शुरू से ही साहित्यिक माहौल था, तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि वो गुण आपके अंदर भी उतरे हैं। और यहाँ पे अवसर, जो हमारे बीच का एक शब्द अभी बना हुआ है कि अवसर कैसे पाया जाता है, तो आपने अवसर पर ही कविता भी लिखी है। तो यहाँ हम ज़रूर वो उनकी कुछ लाइनें सुनना चाहेंगे आपसे। मैं सुनाती हूँ। ये कविता के शीर्षक है अवसर, क्योंकि मैं हमेशा मानती हूँ जीवन जो है एक सफ़र है। जब प्रारंभ हुआ तो हमको पता नहीं है, और जब शेष होंगे तो भी हमें पता नहीं होगा कब शेष होने वाले। बीच का सफ़र हमको मज़े से लेना चाहिए, दुखी मन से नहीं। तो इसी के ऊपर कविता है अवसर। मैंने पूछा, अवसर तुम कहाँ हो? क्या तुम इंसानों में बसते हो? क्या तुम पेड़ों की शाखा प्रशाखा या मूल से उगते हो? क्या तुम धूप में हो, शाम की छाँव में हो? क्या तुम एक में हो या अनेक में हो? क्या तुम इधर हो या उधर हो? क्या तुम हो या हो ही नहीं? अवसर का जवाब आया, आश्चर्य है, तुमने मुझे देखा नहीं, जाना नहीं। मैं तो तुम में ही हूँ, तुम्हारी सपनों में हूँ, तुम्हारी आशाओं में हूँ, तुम्हारी मुस्कुराहट में हूँ, छलकते हुए तुम्हारे आंसुओं में भी मैं हूँ। तुम हो तो मैं हूँ, तुम्हारे करने में हूँ। इम्पोर्टेंट लाइन, तुम्हारे करने में हूँ, तुम्हारे भीतर हूँ। मैं तुम हूँ और तब तक हूँ जब तक करते रहोगे। तुम और मैं कोई अलग नहीं, एक ही पहचान, फासला केवल करने का। मैं अवसर हूँ तुम्हारा। तो जब तक हम सपनों को सिर्फ देखने से नहीं होता, सपनों को जीने के लिए आपको करना आवश्यक है, करने से अवसर। जी, बहुत खूब। यहाँ पर हमने कविता सुनी अवसर, और वाकई हर व्यक्ति के लिए ये बहुत प्रेरणा देने वाली कविता है कि अवसर को हमें खोना नहीं चाहिए। कभी एक छोटा सा भी अवसर आए तो उसको भुनाने का काम हमारा है, जो हम अपने प्रयासों से कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही सुंदर भाषा शैली में ये कविता थी, हिंदी में। आपकी मातृभाषा बंगला है, आपका शिक्षण अंग्रेज़ी में हुआ, लेकिन इतनी अच्छी पकड़ आपने हिंदी पर कैसे बना ली? हिंदी भाषा की मधुरता जो है, और ख़ास करके मैं इसके श्रेय दूंगी, मैं जब यहाँ पदस्थ हुई थी ना, तो यहाँ एक कार्यक्रम हुआ था कृतज्ञ इंदौर, जिसमें मुझे कृतज्ञ इंदौर की सम्मान प्रदान किया गया था। और हमारे संभाग आयुक्त महोदय संजय दुबे जी ने जो उद्बोधन किए थे, वो इतना सुंदर हिंदी का चयन था, मेरा मन मोहित हो गया था। और आप लोग इतनी सुंदर हिंदी, खास करके जो हिंदी बहुत सुंदर हिंदी बोलते, मुझे वो बहुत अच्छे लगते। भाषाओं के ऊपर मेरा शुरू से ही रुचि है। मैं केवल हिंदी नहीं, असमिया भाषा भी बोल सकती हूँ, बांग्ला बोल सकती हूँ, लिख सकती हूँ, आपका गुजराती भी मैं समझ सकती हूँ। तो इस शहर में पदस्थ होने के बाद मुझे हिंदी के साथ और प्रेम, जो प्यार जो है वो प्रगाढ़ होते गया। डॉक्टर हेमलता दीक्षित, जो मेरा बड़ी दीदी मैं मानती हूँ, वो मुझे बहुत प्रोत्साहित करती रही। प्रोफेसर सरोज कुमार, उनकी कविता सुख चालाक है वाला जो कविता है, और भी कई सारे साहित्यिक से। इसके लिए भी हम बड़े खुशी के साथ ये कह सकते हैं कि इसका श्रेय भी हम इंदौर को दे सकते हैं। जी, इंदौर के आप देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर आप पदस्थ हैं, तो आप देवी अहिल्याबाई को भी कहीं ना कहीं अपनी प्रेरणा स्रोत मानती हैं, और उनके कहे वाक्य आपने अपने ऑफिस के बाहर भी लगा रखे हैं, जिसमें यही है कि ईश्वर ने हमें अगर जीवन दिया है तो हमें उस जीवन का पूरा लाभ उठाना चाहिए, और हमें हर वो काम करना चाहिए जो हमें ईश्वर के सामने जाने के बाद भी हमें कभी नीचा ना देखना पड़े, और हम उनके ऋणी रहेंगे कि उन्होंने हमें यहाँ पर जीवन दिया। तो क्या सोच है आपकी, और आपने अपने यहाँ के कर्मचारियों के लिए वो बात कही है? ये आपने बिल्कुल सटीक कहा
मैं हमेशा ये मानती हूँ कि ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं माँ अहिल्या के नाम की नगरी में और उनकी नाम की विमानतल पर सेवा में लगी हुई हूँ। तो मेरा उत्तरदायित्व जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो हमेशा चाहती थी कि उत्कर्षता के साथ काम हो। तो मैं इस चीज़ को प्रेरणा मानते हुए मैंने मेरा कार्यालय के बाहर जो महेश्वर में लगा हुआ एक फलक है कि यहाँ कुछ भी मेरा नहीं है, जो भी मैं कुछ कर रही हूँ वो ऋण है इसी नगर का मेरे ऊपर, वो मैंने लगा रखा ताकि अटेंडेंस में जो लोग जाएंगे उसको देखते हुए वो भी जो है इस भावना को समझे और भावना को समझते हुए काम को उसी अनुरूप वो करे। जी, ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि इसे सिर्फ एक नौकरी ना माने बल्कि एक सेवा माने, जो कि हम हमारे शहर वासियों के लिए, प्रदेश वासियों के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर सामाजिक क्षेत्र की बात भी करना चाहूँगी कि आप सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत सक्रिय रहती हैं। महिलाओं के उत्थान से संबंधित, बच्चियों के उत्थान से संबंधित, स्वच्छता के क्षेत्र में भी आप काफ़ी काम कर रही हैं, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगी? उस बारे में कहने से पहले आप अगर मुझे अनुमति दे तो मैंने माँ अहिल्या के ऊपर एक कविता लिखी थी, वो मैं पढ़ना चाहूँगी, तो मेरा भावना माँ अहिल्या के प्रति सामने आ जाएगी। कविता ये है, माँ अहिल्या मुझे आशीष दो, मैं भगवान शंकर की इस नगरी में तुम्हारी पुत्री हूँ, तुम्हारी तरह सेवा कर सकूँ। मैं वो सब करूँ जिससे लोगों का भला हो, जिससे नगर में सुविधा हो, जिससे इंदौर के हर नागरिक का मान बढ़े, जिससे इंदौर विश्व नगरी बने। माँ अहिल्या मुझे आशीष दो, मैं तुम्हारी तरह हर कार्य कर सकूं, तुम्हारे इस विमानतल के सभी कार्य को भगवान की प्रसन्नता में अर्पण कर सकूं, विमानतल को बेहतर से बेहतर बना सकूं। माँ अहिल्या मुझे आशीष दो, मैं तुम्हारी पुत्री हूँ, तुम्हारी तरह मेरे सब करने को भगवान को चढ़ा सकूं, क्योंकि यहाँ मेरा कुछ भी तो नहीं, मैं भगवान की सेवक मात्र हूँ। भगवान ने मुझे सेवा के अवसर प्रदान किए उनकी खुशी से। तो इसका ये जो भावना है, बहुत ही खूबसूरत भावनाएं यहाँ पर व्यक्त की गई हैं और हमारी ओर से भी देवी अहिल्या होलकर को बहुत सारी आदरांजलि, श्रद्धांजलि है। और इतने खूबसूरत शब्दों को पिरोना यानी अपनी सच्ची भावनाओं को उसमें समर्पित करना है। बहुत खूब, धन्यवाद। अब इसमें हम फिर से सामाजिक क्षेत्र की बातों पर आना चाहेंगे कि इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैं हमेशा ये मानती रही कि विमानतल जो है किसी भी शहर का द्वार होता है, क्योंकि आप विमानतल के अंदर से आप शहर में प्रवेश करते हो, निकास करते हो। तो विमानतल जो है शहर से अलग नहीं होता है। विमानतल के अंदर समाज प्रवेश करते, निकास करते, और समाज की जो प्रतीक है वो है आवाम, इंसान। तो विमानतल का दायित्व होता है कि अपनी तरफ से समाज के लिए कुछ करने के लिए, उसके लिए हमारे सामाजिक दायित्व का जो एक फंड होता है वो फंड आवंटित होता है। तो हमारे पास जो भी फंड आवंटित हुआ मैंने भरपूर उसका उपयोग किया। प्रथम वर्ष 2017 में राज्य शासन की 3 स्कूल में हमने कंप्यूटर लैब बना दी। उसके साथ साथ जो है 17 शौचालय गांव में जाकर शासकीय विद्यालय में बना दिए, और उसका देख रेख भी हमने एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी दे दी। उसके बाद 1 करोड़ रुपए हमने निवेश किया MGM मेडिकल कॉलेज में। जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो परिवार होते उनमें अगर कोई आपात संकट आता है, जैसे कैंसर हो गया, ल्यूकेमिया हो गया, तो उसके लिए गवर्नमेंट फंड करते, लेकिन उसके ऊपर वाले जो गरीब है जो अचानक 12 लाख रुपए नहीं दे सकते, तो 80% हमने उनको फंडिंग किया। और मुझे बहुत हर्ष है कि हमने 20 से अधिक जान बचा लिए, और करीब 1.5 करोड़ रुपए हमने 5 एम्बुलेंस, मैटरनिटी एम्बुलेंस शहर को दिया। साथ ही साथ जो है इसके अलावा भी हमने कोरोना के लिए करीब जो है 50 लाख रुपए प्रथम चरण में हमने मार्च में दिया, और अभी भी 1-1.5 महीने पहले संभाग आयुक्त महोदय को हमने जाकर दिया। तो करीब 6-6.5 करोड़ रुपए अभी तक
हमने निवेश किया। बहुत सुंदर बात, बहुत खूब। हर अधिकारी को इस प्रेरणा लेना चाहिए कि अपने क्षेत्र के अलावा समाज के लिए भी हम किस तरह से छोटी छोटी मदद के ज़रिए हम अपना सहयोग कर सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं। और मैडम के इस योगदान के लिए विमानतल की तरफ से जो योगदान दिया गया, इंदौर उसको हमेशा याद रखेगा। इंदौर के बाद आप किसी भी शहर में पोस्टिंग आपकी होगी तो हमेशा आप इंदौर वासियों के दिल में बसी रहेंगी। अब थोड़ी सी बात हम और पारिवारिक करें कि आप लॉकडाउन के दौरान आपने एक माँ की भूमिका भी निभाई होगी, गृहिणी जो कि हमेशा एक रहते ही है, तो कैसा बीता आपका वो समय? लॉकडाउन मेरे लिए बहुत बिजी टाइम था, लेकिन मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरा बेटा दिल्ली में कार्य करता है सीनियर एग्जीक्यूटिव के रूप में। 25 वर्ष उसका आयु है। तो लॉकडाउन की दौरान वो यहाँ आ गया था। साथ में मेरा भतीजा जो देहरादून में पढ़ता है वो भी आ गया था। तो मेरे पास दो युवा थे घर पर, और मैंने खाना वगैरह जो है ना, क्योंकि हमारे घर पे उस टाइम मैं किसी को नहीं बुलाती थी, तो खाना बनाने का मुझे अवसर मिला तो मैं बहुत सारे प्रयोग किया। मैं आपको खुशी से बताना चाहूँगी, मैंने जलेबियाँ बनाई क्योंकि इंदौर पोहे जलेबी की शहर है, और प्रथम बार परफेक्ट नहीं बना तो हमने हाल नहीं छोड़ी, 2-3 बार मैं बनाई। केक बनाई कई बार। हमने जो चावल का बाटी बनाई, चावल के पराठे बनाए, फिर पिज़्ज़ा बनाए घर पे। तो बहुत आनंद हुआ। हमने घर पे मैराथन रेस आपस में परिवार के अंदर किया। म्यूज़िक हमने गिटार बजाने का, गाने गाने का प्रोग्राम भी घर पे। यहाँ पर ये बताना ज़रूरी होगा कि सिर्फ हवाओं में उड़ने वालों का मार्गदर्शन नहीं करती है मैडम, बल्कि किचन में भी बहुत ही बेहतर तरीके से काम करती हैं, प्रबंधन करती हैं, मार्गदर्शन करती हैं और बहुत सुंदर सुंदर, बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनाकर अपने बच्चों को खिलाती हैं। यहाँ पर अब हम बात करेंगे कुछ महत्वाकांक्षा की, कि आप महत्वाकांक्षी है या आपको लगता है कि नहीं, जो अवसर मिला है उसमें हमें काम करना है? देखिए, महत्वाकांक्षी का अगर आप देखें, महत्व मतलब महान, महान मतलब जो आदर्श में महान होगा। तो हमेशा हर एक इंसान का आकांक्षा होना चाहिए। अगर उसको आप तोड़ के देखें कि महान कार्य करने का आकांक्षा वो हर एक इंसान के अंदर होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब मैं हमेशा मानती हूँ कि हर एक इंसान को आज के अंदर रह के उस महान कार्य को करना चाहिए, क्योंकि आपको भविष्य के अंदर जाके अगर करोगे तो आप आज को आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो उस दृष्टि से मैं संतोष में ज़्यादा विश्वास रखती हूँ। आज के अंदर रह के संतोष करें, कल के लिए ज़रूर प्रयास करें, जो मिला उसमें संतोष करते हुए आगे बढ़े। आपकी एयरपोर्ट को लेकर और इंदौर को लेकर कोई ऐसी खास बात जो आप चाहती हैं कि यहाँ पर अभी और थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए? हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगी कि मैं जब आई थी और अभी भी मुझे लगता है कि विमानतल की जो बाहरी क्षेत्र है जहाँ से हमारे यात्री आते, वो सुविधा को और अच्छा करने के लिए पर्याप्त हमारे पास भूमि नहीं है। तो जब अभी 2018-31 दिसंबर को हमको 20 एकड़ भूमि प्राप्त हुए थे, लेकिन उसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे क्योंकि राज्य शासन से अभी भी हमको अनुमति नहीं मिली। लेकिन जब वो अनुमति मिल जाएंगे तो वो जो सुविधा है उसका विकास करना आवश्यक होगा, ताकि एक वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट के लिए एक वर्ल्ड क्लास व्यवस्था बाहरी क्षेत्र में अभी भी उपलब्ध नहीं है। जी, यहाँ पर हम चलते चलते और कुछ आपसे एक कविता सुनना चाहेंगे जो इंदौर के लिए हो। आपने इंदौर के लिए जो लिखा है, अगर उसकी चंद लाइनें आप सुनाना चाहें। आपकी जब पुस्तक प्रकाशित होगी तब हम ज़रूर उसमें से देखेंगे, उसमें से पढ़ेंगे, लेकिन चलते चलते ज़रूर इंदौर के लिए कुछ बात। मैं एक कविता की पुस्तक, मेरा इच्छा है कि मैं यहाँ जो है प्रकाशित करूँ। मैं सभी को मेरा आभार करती हूँ कि आप लोगों की वजह से मैं हूँ, आप लोग मेरे दिल में हो, और मैं आभार करती हूँ कि मैं आप लोगों के दिल में हूँ। और यहाँ का सफ़र के बारे में थोड़ा मैं कहना चाहूँगी। ये सफ़र आप लोगों के बिना बिल्कुल नहीं हो पाता। तो ये सफ़र कैसे हुआ, ये थोड़ा वर्णन करना चाहूँगी। सफ़र दूर तक, सपनों के, कर्मों के, मेहनत के, जज्बों के, बुलंदी छूने की, बादलों की उस पार।
क्योंकि आसमान में लिमिट नहीं होना चाहिए, उसके बियॉन्ड भी हमको जाना है। लेकिन हाथ में हाथ, आपके साथ, मन में भी साथ, हम सबका हुआ तेज रफ्तार, तो समय का कोई भी प्रहार रुके ना हम, सोचे ना हम, लौटे ना हम, बैठे ना हम। जब हाथ में हाथ, मन में भी साथ, नया अंदाज, हम नए जांबाज, सपनों के, कर्मों के, मेहनत के, उत्कृष्टता के लिए हम सब की ये सफ़र। तो मैं आप सबको मानती हूँ कि आप लोग नहीं होते तो शायद मेरा ये सफ़र नहीं होता। तो मैं सबको दिल से आभार करना चाहती हूँ। जी, मैं पूरा आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इंदौर के हमेशा आप दिल में रहेंगी। जिस तरह से हमारा प्रेम, इंदौर और आपके बीच में जो प्रेम का संबंध बना है वो हमेशा बरकरार रहेगा। और जिस तरह से आपने सपनों की बात करी, जिस तरह से जोश जुनून के साथ आगे बढ़ने की बात की, प्रयासों की बात की, वाकई में ये बहुत ही प्रेरणादायी है। और हर व्यक्ति को अपने जीवन में चुनौतियों को पार करके उसको अवसर में बदलकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एमपी न्यूज़ से खास बातचीत करने बहुत के लिए। नमस्कार। अगले एपिसोड में किसी और शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।